गुजरात से सैकड़ों हजारों दलित एक यात्रा करते हुए दिल्ली आ रहे थे। उन्होंने एक विशालकाय सिक्का बनाया था और वे सिक्का देने जा रहे थे राष्ट्रपति को। आदिवासी राष्ट्रपति हैं, इसका बहुत गुणगान किया जा रहा है। दलित आ रहे थे एक आदिवासी राष्ट्रपति को सिक्का भेंट करने, वे हमला करने नहीं आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि दलितों की जो वास्तविक स्थिति है इसकी तरफ ध्यान खींचा जा सके। क्या हुआ? हरियाणा के पास उनको रोक दिया गया, दिल्ली में वे दाखिल नहीं हो पाए। यह आज़ादी है। आपने एक और चीज़ सुनी होगी जो आपकी उम्र के करीब के लोगों से जुड़ी हुई है। कितने लोग थे? शायद 1 दर्जन या 2 दर्जन, जो नागपुर से पैदल मार्च करते हुए आ रहे थे। वे लोग जो अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थी थे, वे अपनी मांग लेकर, तिरंगा झंडा लेकर, आजकल बिना तिरंगा लिए आप अपनी मांग नहीं कर सकते, है ना। एक मजदूर को अगर अपनी मांग करनी है तो तिरंगा लेना पड़ता है, छात्र को मांग करनी है तो तिरंगा लेना पड़ता है। पहले साबित करना पड़ता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, उसके बाद मेरी 2 जून की रोटी मुझे मिलेगी कि नहीं ये तय होगा। लेकिन वे तिरंगा लेकर आ रहे थे। क्या किया गया उनके साथ? पैदल आ रहे थे। याद रखिएगा, हम और आप यहाँ 2 घंटा खड़े रहेंगे, हमारी टांगें दुख जाएंगी। नागपुर से पैदल चलते हुए वे नौजवान यहाँ आ रहे थे, लड़के और लड़कियाँ। उनको उत्तर प्रदेश में जगह जगह गिरफ्तार किया गया, उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास सिर्फ एक तिरंगा था। वे पैदल चल रहे थे, रोका गया, गिरफ्तार किया गया, बसों में बैठाकर अलग अलग दिशाओं में छोड़ दिया गया। फिर वे जमा हुए, फिर एक साथ निकले, हरियाणा तक पहुँचे। फिर हरियाणा में उनके साथ यही किया गया। उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए, उनको तोड़ दिया गया, उनको अलग अलग बसों में अलग अलग जगह बैठा के तितर बितर कर दिया गया। क्यों? 12 नौजवान पैदल चलकर दिल्ली नहीं आ सकते, दिल्ली में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। दिल्ली अब इतनी असुरक्षित हो गई है, और दिल्ली क्या किसी की मिल्कियत हो गई है? यह प्रश्न आज से 2 साल पहले भारत के किसानों ने किया था, जब पंजाब से चलकर वो सिंघू पहुँचे। और सिंघू में जिस तरह की दीवार खड़ी की गई, मुझे मालूम नहीं है आप में से कितने लोगों ने उसको देखा है। बैरिकेड, उसके बाहर कीलें, और सड़क खोद दी गई जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों को याद है, लेकिन जगह जगह पुलिस ने सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए कि वो आ ही ना सकें, बैरिकेड खड़े कर दिए। क्यों? ये दिल्ली किसकी है? इस दिल्ली पर स्वामित्व किसका है? मिल्कियत किसकी है? अगर हम इस देश में अपनी बात नहीं कह सकते, अगर हम इस देश में अपनी व्यथा भी नहीं बोल सकते, अगर मुझे अपने देश की राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, तो क्या मुझे यह देश अपना लगेगा? क्या ज़बरदस्ती मेरे गले में राष्ट्रवाद उड़ेल दिया जाए, डाल दिया जाए, वह राष्ट्रवाद क्या मुझे मीठा लगेगा किसी भी प्रकार? जब यह कहा जाए कि आप उन घरों के फ़ोटो खींचिए जिन पर तिरंगा नहीं है, उस फोटो का आप क्या करेंगे? प्रश्न यह है, क्या आप उन्हें दंडित करेंगे? इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी का है। आज़ादी जो इंसान का सबसे कीमती मूल्य है, सबसे कीमती भावना है। प्रोफेसर नीरा चंदोक, जो राजनीति शास्त्री हैं, कुछ दिन पहले अपने एक व्याख्यान में कह रही थी, और मुझे वो रूपक बहुत सुंदर लगा। उन्होंने कहा कि आप किसी बच्चे को दुलार करने के लिए जब अपनी गोद में लेते हैं तो वह आज़ाद होना चाहता है। वह आपकी गोद की कैद से भी आज़ाद होना चाहता है। यानी आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसको सिखाना नहीं पड़ता है। हम आज़ादी चाहते हैं क्योंकि हम हैं, और हमारे होने का मतलब हमारा आज़ाद होना है, किसी से नियंत्रित होना नहीं। कोई ये कहे कि मैं चूँकि तुमको दुलार करता हूँ इसलिए मैं जो कहूँ वो मानो। कोई माँ बाप अपने बच्चे को कहे कि चूँकि मैं आपको दुलार करता हूँ इसलिए मैं आपके जीवन का सारा निर्णय लूँगा। यह अधिकार माँ बाप को नहीं है, यह अधिकार अध्यापक को नहीं है, यह अधिकार किसी संस्थान को नहीं है। वह आज़ादी 75वें साल में एक सबसे बड़ा सवाल बन के हमारे सामने खड़ी है।
क्या हम उस आज़ादी को हासिल कर सकते हैं? क्या हम अपनी आवाज़ वापस हासिल कर सकते हैं? क्या समाज के वे तबके, हसदेव अरण्य में चल रहा आदिवासियों का संघर्ष, क्या हम उस संघर्ष के साथ खड़े हो सकते हैं? नागपुर से जो पैदल चल के आ रहे हैं, क्या हम अपना हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिला सकते हैं? क्या वे दलित जो हरियाणा की सीमा पर शायद अभी भी बैठे हुए हैं, क्या हम जाकर उनसे मिल सकते हैं? या वे सफाई कर्मचारी जो बार बार सीवर में उतरते हैं और बार बार जिनकी जान देती है, जो अभी पूरे भारत में घूम रहे हैं ये बतलाने के लिए, क्या हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं? और जो बात शुरू में कही गई वह हिंदुस्तान का अभी का बुनियादी सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमान इज़्ज़त के साथ सर उठाकर बराबरी के अधिकार के साथ आपके बगल में खड़ा रह सकता है? क्या उसको इत्मीनान का अनुभव होगा? क्या हमें फैज़ान की वो तस्वीर याद है जो आज से 2.5 साल पहले की तस्वीर है, जिसमें दिल्ली पुलिस के लोग फैज़ान और उसके साथियों को ठोकर मारकर जन गण मन गाने के लिए बाध्य कर रहे थे? अगर जन गण मन इस तरह से किसी से गवाया जाए, जिसमें उसको ठोकर मारी जाए, उस पर लाठी बरसाई जाए और उसे कहा जाए तुम राष्ट्रगान गाओ, राष्ट्रगान गाकर दिखाओ, क्या वह राष्ट्रगान हमें अपना राष्ट्रगान लगेगा? ये सारे प्रश्न हैं जो हमें करने हैं। आज़ादी और आज़ादी का एहसास किनको है और किनको नहीं है, कौन बोल सकता है और कौन नहीं बोल सकता है? क्यों मोहम्मद ज़ुबैर को सिर्फ यह बोलने पर ये हैं धर्मगुरु जो नफ़रत का प्रचार कर रहे हैं, क्यों सिर्फ यह कहने पर मोहम्मद ज़ुबैर को तकरीबन 3 हफ्ते की जेल में रहना पड़ा? क्यों उस आज़ादी का कोई मोल नहीं था मोहम्मद ज़ुबैर की? जो मैंने कहा पहला मूल्य है। मोहम्मद ज़ुबैर की उस बात को सुनने में सर्वोच्च न्यायालय को 3 हफ्ते क्यों लग गए? सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर का सवाल नहीं है। आज 12 तारीख है, कल 11 अगस्त थी, उमर खालिद का जन्मदिन। कल 13 तारीख है, 13 सितंबर 2020 को उमर खालिद को गिरफ़्तार किया गया था। क्यों गिरफ़्तार किया गया था? क्यों खालिद सैफ़ी को गिरफ़्तार किया गया? क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू की छात्र रही गुलफिशा को गिरफ़्तार किया गया? क्यों सफ़ूरा को गिरफ़्तार किया गया? क्यों मीरान हैदर को गिरफ़्तार किया गया? ये सवाल हमें करने पड़ेंगे। क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया गया? क्या इसलिए कि वे नागरिकता के कानून में जो संशोधन हुआ उसका विरोध कर रहे थे? और क्या नागरिकता के कानून के संशोधन का विरोध करने का हमें अधिकार नहीं है? क्या हम उसका विरोध नहीं कर सकते? क्या उसका विरोध करने का मतलब इस राष्ट्र का विरोध करना है? क्या हम ये नहीं बतला सकते कि आपने भारतीय नागरिकता की परिभाषा को दूषित कर दिया है इस कानून को लागू करके, और हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि हम भारत की नागरिकता को धर्मनिरपेक्ष रखना चाहते हैं, उसकी परिभाषा को विकृत नहीं करना चाहते हैं, हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप नहीं चाहते हैं। आप असम जाइए, आप में से जो लोग असम को नहीं जानते हैं वे असम जाएं, असम में लोगों से मिलें और उनसे पूछें कि एनआरसी में अपना नाम दाखिल कराने के लिए उनको क्या क्या तबाहियां झेलनी पड़ी हैं। 17 लाख लोग एनआरसी से बाहर हैं, 17 लाख जो बरसों बरस से हिंदुस्तान में रह रहे थे, और उनमें 15 लाख हिंदू हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। असम के डिटेंशन कैंप में हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार कहती है अब हम तय करेंगे कि आपके पास फलां 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 कागज़ होगा तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा, और अगर आपके पास कागज़ नहीं है जो हम कहते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, रजिस्टर में आपका नाम नहीं होगा। इसलिए आज, जैसा मैं कह रहा था, आज की घड़ी जश्न की घड़ी नहीं है। आज जब हम यहाँ इकट्ठा हैं, असम के डिटेंशन कैंप में कैदी उन लोगों को याद करें जिनकी नागरिकता पर संदेह किया गया है। उमर खालिद को याद करें, गुलफिशा को याद करें, मीरान हैदर और बाकी तमाम लोगों को याद करें, खालिद सैफ़ी को जो आज़ाद नहीं हैं। उन सारे मुसलमानों को याद करें जिन्हें कभी भी मारा जा सकता है और मारा गया है, गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर, भारत के अलग अलग हिस्सों में। उन सब को याद कीजिए। जुनैद को याद कीजिए, 15 साल का जुनैद जो ईद में सामान की ख़रीदारी करके ईद की पहली शाम को
अपने घर लौट रहा था और ट्रेन में जिसे चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका नाम जुनैद था और जिसने उसकी हत्या की वो आज़ाद है और वह आज भी पंचायतें कर रहा है। यह ध्यान रखिए, जिसने जुनैद की हत्या की वो आज़ाद है। जो इन हत्याओं में शामिल हैं, जो घृणा प्रचार में शामिल हैं, वे आज़ाद हैं, वे सभाएं कर रहे हैं, वे मुसलमानों के जनसंहार का आह्वान कर रहे हैं। इस समय हम सब लोगों को, जो ज़्यादातर छात्र और अध्यापक हैं, हमें अपने कर्तव्य तय करने हैं। वो कर्तव्य क्या होंगे? क्योंकि हमें कुछ सुविधाएं हैं, वो सुविधा इस देश के ज़्यादातर लोगों को नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें सुविधा आज़ादी की है। उस आज़ादी का इस्तेमाल, जो सुविधा हमें है, हम बाकी आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि नहीं, यह हमें तय करना है। और यह तब तक नहीं हो सकता अगर हम अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, जब तक हम दूसरों की आज़ादियों को सुनिश्चित न करें, उन जगहों की पहचान न करें जो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। अपने आप को भुलावे में न रखें, छलावे में न रहें, धोखा ना दें खुद को। दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, खुद को नहीं। हम जानते हैं कि जब घर घर तिरंगा में हम शामिल होते हैं, मर्ज़ी से नहीं शामिल हो रहे हैं, हम एक धोखे में शामिल हो रहे हैं। हम इस धोखे को पहचानें, इस धोखे की बात करें, इस देश को बता सकें, इस देश की जनता को, कि वह एक बहुत बड़े धोखे में गिरफ्तार है और उस तिलिस्म से उसे आज़ाद होना है। यह काम हमारा और आपका सबका है। मुश्किल है, लेकिन इसीलिए किया जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।